गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? एवरीथिंग इज फाइन। हम लोग सुबह स्वदेशी आंदोलन को देखे थे। स्वदेशी आंदोलन को देखा था। शुरू करना था तो स्वदेशी आंदोलन जो था ये जब बंगाल विभाजन किया गया इसके बाद शुरू हुआ। और अगर आप देखिए तो ये जो आंदोलन था इसका प्रमुख मुद्दा बहिष्कार था। प्रमुख मुद्दा बहिष्कार था। और जब हम किसी का बहिष्कार करेंगे, जाहिर सी बात है बहिष्कार हर स्तर पर करेंगे, चाहे सेवा हो, वस्तु हो, सेवा वस्तु कुछ भी, दोनों स्तर पर बहिष्कार करेंगे। इस तरह से अगर आप देखो तो इस तरह से सेवा और वस्तु दोनों का सेवा और वस्तु के स्तर पर बहिष्कार को हम देखते हैं। एक्चुअली क्या है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य था वो कैसे भी करके डिवाइड एंड रूल को ही व्यक्त कर रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति को तोड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इसमें 4 प्रमुख पॉइंट थे कि आखिर बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था। तो ये सारी चीजें कि राष्ट्रीय चेतना का एक अविभाजित बंगाल राष्ट्रीय चेतना का एक प्रखर केंद्र है, धार्मिक आधार पर इसका हम डिवाइडेशन करेंगे और मुस्लिम बंगालियों को मुसलमानों के फेवर में काम करके मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे, बंगालियों को अल्पसंख्यक बना देंगे, बंगालियों को आर्थिक रूप से कमजोर बना देंगे, भद्र लोग के जो है तो राजनीतिक रूप से अपने आप कमजोर हो जाएंगे। इस उद्देश्य से जब बंगाल का विभाजन किया गया तो ये हुआ कि अब ऐसा किया जाए कि इसका विरोध किया। 16 अक्टूबर को जब बंगाल विभाजन लागू किया उस दिन को हम शोक दिवस के रूप में मनाएं। शोक दिवस, शोक दिवस के रूप में मनाएं। जिस दिन बंगाल विभाजन को लागू किया गया, लोग सुबह सुबह गंगा स्नान किए, वंदे मातरम गाते हुए सड़कों पर निकले और इसका रिजल्ट ये निकला। और इसके अलावा जो एडिशनल चीज है कि रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर
इसको एकता के रूप में भी, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में हमने मनाया, एक दूसरे की कलाई में राखी बांधी। तो इस तरह से हमने शुरू किया। ये स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ, ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ, राष्ट्रवादियों के द्वारा। इसमें कई मुद्दे थे, जैसे एक स्वराज का मुद्दा था, स्वदेशी का मुद्दा था, बहिष्कार का मुद्दा था और राष्ट्रीय शिक्षा का मुद्दा था। राष्ट्रीय शिक्षा का मुद्दा, राष्ट्रीय शिक्षा का मुद्दा था। ये चार मुद्दे जो विशेष रूप से उल्लेखनीय। अब स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ये चार मुद्दे, इनमें तीन मुद्दे को तो तिलक ने ही दिया था और एक सब अन्य लोगों ने मिलकर दिया। इस तरह से जो स्वदेशी आंदोलन शुरू, इसमें ब्रिटिश वस्तुओं का, सेवाओं का, जैसे कि हम इनको जहां जहां सहयोग दे रहे हैं, इनकी नौकरी छोड़े, वस्तुओं का बहिष्कार करें, कपड़े जलाए जाने लगे, इवन महंतों ने इनकी चीनी से बनी मिठाई का प्रसाद लेने से भी इनकार कर दिया। तो कुल मिला के अगर आप देखो बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि इस आंदोलन ने समाज में एक उद्वेलन पैदा किया। पहली बार महिलाएं बाहर आई, घर की चारदीवारी से बाहर निकली महिलाएं, और एक तरह से देखिए तो इस आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ी। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने इसका नेतृत्व भी किया, जैसे तिलक और उनकी बेटी केतकर ने महाराष्ट्र में नेतृत्व किया, सैयद हैदर रजा दिल्ली में नेतृत्व किए, और लाला लाजपत राय, अजीत सिंह जैसे लोगों ने, गंगाराम ने बिहार, उसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में नेतृत्व किया, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आंदोलन बहुत व्यापक पैमाने पर चला। लेकिन इस दौरान ब्रिटिश सरकार भी काफी एक्टिव थी। इसको ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों कि ब्रिटिश सरकार ने एक कार्लाइल सर्कुलर जारी किया, और इस सर्कुलर के तहत उन्होंने कहा कि छात्रों को इस आंदोलन से रोका जाए, छात्रों को रोका जाए, स्पेशली जो छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को रोका जाए। और इस तरह से अगर आप देखें, कुल मिला के ये आंदोलन काफी प्रभावशाली हुआ। लेकिन लिमिटेशंस ये थी इसके कि इसमें जैसे अगर आप देखो तो किसानों ने भाग नहीं लिया, किसान इससे नहीं, मुसलमानों ने भी इसमें भाग नहीं लिया, ये भी विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। तो इस तरह से इस आंदोलन की एक लिमिटेशन सामने। फिर इस दौरान
कांग्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। जैसे अगर आप देखो तो कांग्रेस का जो 1905 का अधिवेशन हुआ गोखले की अध्यक्षता में, उसमें स्वदेशी की बात की गई, लेकिन यहां भी बकझक ये चलता रहा कि बंग भंग विरोधी जो आंदोलन है इसको नरमपंथी चाहते थे सिर्फ बंगाल तक सीमित किया जाए, जबकि गरमपंथी चाहते थे कि जो है हम बंगाल के अलावा पूरे भारत में शुरू करें। इस अधिवेशन में एक और जो खास बात है देखने को मिलती है कि इसमें पहली बार डोमिनियन स्टेट्स को हम लोग डोमिनियन स्टेट्स को अपना उद्देश्य रखे। फिर 1906 में इसका कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो स्वराज उद्देश्य घोषित किया गया कांग्रेस का। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता की, तो पहली बार कांग्रेस के मंच से एक लक्ष्य घोषित कर दिया गया कि हमें स्वराज चाहिए। बट आंदोलन की प्रकृति, आंदोलन के क्षेत्र को लेकर के गर्मपंथियों और नरमपंथियों में विवाद बढ़ता गया। अंत में 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गर्मपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय को मिले। बंग भंग विरोधी आंदोलन को पूरे भारत में चलाया जाए, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा के मुद्दे को चलाया जाए, इसको लेकर विरोध भी। अंत में सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस टूट गई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये लोग बनाए जो गर्मपंथी थे, और मेन कांग्रेस पर उदारवादियों का ही नियंत्रण था, यानी नरमपंथियों का ही नियंत्रण था। लेकिन अगर इस आंदोलन को हम देखें, अचीवमेंट की बात करें, तो इसने बहुत सारे अच्छे काम किए। विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बंगाल में कॉलेज खोले गए, अरविंद घोष प्रिंसिपल बने, बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री खोली गई, अवनीन्द्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में कला के क्षेत्र में विकास हुआ, जनता एलोरा की चित्रकारिता को महत्व दिया जाने लगा, नंदलाल बसु को पहली छात्रवृत्ति दी गई कला की, जगदीश चंद्र बोस और जो है प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे वैज्ञानिक भी आंदोलन से जुड़े रहे। तो हर क्षेत्र में हम इसके विकास को देख सकते हैं कि कैसे जो है ये क्षेत्र विकसित हुआ। तो कुल मिला के अगर आप देखिए तो इस आंदोलन ने गांधीवादी आंदोलन के लिए एक आधार भी तैयार कर दिया। गांधी जो जन आंदोलन शुरू करते हैं 1920 में, उस आंदोलन के लिए एक आधार तैयार कर दिया। लेकिन सूरत विभाजन ने आंदोलन को कमजोर कर दिया। तिलक को जेल हो गई, मांडले जेल में चले गए, लाला लाजपत राय विदेश चले गए, अरविंद घोष दार्शनिक बन गए, बिपिन चंद्र पाल गुमनामी के अंधेरे में चले गए। तो इस तरह से कांग्रेस कमजोर हो गई। उदारवादियों या नरमपंथियों का कांग्रेस पर नियंत्रण था, लेकिन हुआ ये कि उदारवादी नियंत्रण तो बनाए रखे, लेकिन जनता में इनकी कोई लोकप्रियता नहीं है। इसका फायदा ब्रिटिश सरकार ने उठाया और वो राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने में काफी हद तक सफल हुई। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने अरुणडेल कमेटी गठित की, उस कमेटी ने एडवाइस किया 1908 में कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाए। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। कलकत्ता की जगह 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। मुद्दा भी कम हो गया, खत्म हो गया एक तरह से।
तो बंगाल विभाजन का रद्द किया जाना, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना, क्योंकि कलकत्ता में सरकार थी, सरकार असहज नहीं होना चाहती, क्योंकि बंगाल विभाजन रद्द करे इसका मतलब आपका निर्णय सही नहीं, तो हो सकता है इस निर्णय के विरुद्ध भी एक आक्रोश शुरू हो जाए, प्रतिरोध शुरू हो जाए। इस तरह से भी इनको देख सकते हैं। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय बात है कि कैसे जो है ये काम हो रहा है। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं कि कैसे आंदोलन को कमजोर कर दिया। ठीक है, तो बाय द वे स्वदेशी आंदोलन आपके एग्जाम में आ जाए तो स्वदेशी आंदोलन को थोड़ा सा आप लिख लें, लिखे। स्वदेशी आंदोलन, पहले आप हेडिंग डाले, स्वदेशी आंदोलन को थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे देता हूं, लिखे। बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने, बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में, इस आंदोलन में न सिर्फ जन सामान्य अपनी भागीदारी दी, बल्कि पहली बार यह आंदोलन मात्र राजनीतिक आंदोलन ना होकर कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, उद्योग को अपने आगोश में लिया, अपितु घर की चहारदीवारी में बंद महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भागीदारी दी। आरंभ में यह सिर्फ बंगाल तक सीमित था, लेकिन बाद में बंगाल से बाहर भी फैला। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। इस आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता की टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक के समय के साथ आरंभ हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वीश चंद्र राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे नेता थे। विभाजन, पैराग्राफ चेंज करके लिखें। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को, विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को क्रियान्वित किया गया, जिसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया। इस आंदोलन में लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधकर एकता प्रदर्शित की, बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई,
जिनमें हजारों लोग इकट्ठा हुए। कार्यक्रम के अंतर्गत इस आंदोलन में बहिष्कार प्रमुख मुद्दा था, जिसमें सेवा और वस्तुओं दोनों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल, अदालत, उपाधि, नौकरी इत्यादि का बहिष्कार किया गया। हड़ताल करके प्रशासन को पंगु बनाना, महिलाओं द्वारा विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना, रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल, आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी अथवा राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना, कार्य पद्धति के तहत समितियों का गठन करके जनता को लामबंद करना, मजदूरों की हड़तालों का आयोजन करके जनता को लामबंद करना, धार्मिक प्रतीकों एवं नारों का उपयोग कर जनता को संगठित करना, जैसे गंगा स्नान, व्रत रखना, रक्षाबंधन, वंदे मातरम गाना, भगवत गीता पढ़ना आदि। पारंपरिक त्योहारों, धार्मिक मेलों, लोक परंपराओं, लोक संगीत, नाट्य मंचों के माध्यम से आंदोलन का प्रचार प्रसार करना। तिलक ने गणपति महोत्सव एवं शिवाजी महोत्सव के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। यह महज पश्चिमी भारत तक ही सीमित नहीं था। बंगाल में भी इन त्योहारों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को जनता तक पहुंचाया गया, उसके संदेश को जनता तक पहुंचाया गया। प्रसार को देखें तो आंदोलन बंगाल विभाजन के मुद्दे पर आरंभ हुआ, किंतु यह केवल बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत के अन्य भागों में भी फैला। तिलक और उनकी बेटी केतकर ने महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व किया, आंदोलन का प्रसार प्रचार किया। अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आंदोलन को पहुंचाया। सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में दिल्ली में इस आंदोलन का प्रसार हुआ, तो चिदम्बरम पिल्लई, बिपिन चंद्र पाल ने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार यह आंदोलन अखिल भारतीय स्वरूप धारण कर पैराग्राफ चेंज करके लिखे। सामाजिक आधार। विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वदेशी को अपनाया, इसका प्रचार किया, विदेशी वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों के सामने धरना दिया। महिलाएं पहली बार घर से बाहर निकली, जुलूस में शामिल हुई और आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। बड़े जमींदार भी इस आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन किसान इस आंदोलन से प्रायः अलग रहे। बहुसंख्यक मुसलमानों ने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां
के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया गया, किंतु कुछ मुसलमान नेता आंदोलन के पक्ष में रहे, जैसे अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन जैसे लोग। कांग्रेस भी इस आंदोलन से अछूती नहीं रही। कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा। यद्यपि आंदोलन के प्रचार प्रसार और मुद्दों को लेकर के गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच गहरी खाई बनी, जिसकी अंतिम परिणति कांग्रेस के विभाजन के रूप में सामने। विभाजन के बाद, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विभाजन के बाद बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें बहिष्कार का मुद्दा छाया रहा। नरमपंथी बहिष्कार को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी इसको पूरे देश में फैलाना चाहते थे। गर्मपंथी स्वराज के लक्ष्य को लेकर चल रहे थे। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भी मतभेद सामने आया, लेकिन यह मतभेद अंततः सूरत अधिवेशन में शिखर पर पहुंचा और कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस तरह से कांग्रेस टूट गई। सरकारी प्रतिक्रिया को भी थोड़ा सा लिखें। प्रारंभ में सरकार ने इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया, पर जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, सरकार ने कठोर नीति अपनानी शुरू की। दमनात्मक कार्रवाई के शिकार छात्र बने। छात्रों को आंदोलन से दूर रखने के लिए सरकार ने कार्लाइल सर्कुलर जारी किया, जिसके तहत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों एवं कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया कि वे छात्रों को आंदोलन से अलग रखें, अन्यथा उनको दी जाने वाली सरकारी सहायता, छात्रवृत्तियां आदि बंद कर दी जाएंगी। वंदे मातरम के गायन पर प्रतिबंध लगा दिया। बहिष्कार आंदोलन को राजद्रोहात्मक और मुस्लिम विरोधी मानकर कुचल देने का प्रयास किया गया। इस संदर्भ में अनेक कानून बनाए गए। अरविंद घोष, तिलक, लाला लाजपत, अरविंद घोष, तिलक, बिपिन चंद्र पाल को गिरफ्तार किया गया। दमन के अतिरिक्त सरकार ने कूटनीति का भी सहारा लिया। एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारने का प्रयास किया गया, तो दूसरी तरफ सुधारों का दिखावा करके उदारवादी कांग्रेसों को अपना समर्थक बनाने की कोशिश की। आंदोलन का समापन लिखें।
1908 तक पहुंचते पहुंचते आंदोलन खत्म होने लगा। इसके अनेक कारण थे। नंबर 1, आंदोलन की छुपी क्रांतिकारी शक्ति को महसूस करते हुए सरकार ने इस पर करारी चोट की, दमन चक्र चलाया, अनेक महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया। कांग्रेस आंदोलन का शीर्ष संगठन था। इसके आंतरिक मतभेदों एवं 1907 की फूट ने आंदोलन को कमजोर कर दिया। अंग्रेजी सरकार इसका फायदा उठाकर बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर। अरविंद घोष दार्शनिक बन गए और बिपिन चंद्र पाल भी गुमनामी के अंधेरे में खो गए। तिलक पहले से जेल भेजे जा चुके थे। इस तरह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। स्वदेशी आंदोलन के पास कोई प्रभावी संगठन नहीं था, जैसा कि बाद के गांधीवादी चरण में देखने को मिलता है। वैसे भी कोई जन आंदोलन लगातार नहीं चल सकता, इसमें एक ठहराव आता है। स्वदेशी आंदोलन के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो इस तरह से इतने पॉइंट्स को आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको इसकी कमजोरियां, प्रसार, कार्यक्रम, पद्धति, नेतृत्व, मुद्दे, सामाजिक आधार, इन मुद्दों को एलेबरेट किया। अब जैसे इसका प्रभाव क्या, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, तो दोनों संदर्भों में इसको देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। सकारात्मक प्रभाव को अगर आप देखो तो इसको भी थोड़ा पॉइंट में लिखें। आंदोलन नए स्वरूप में जन संगठन एवं कार्य पद्धति के स्तर पर नए नए तरीकों को विकसित किया, जैसे निष्क्रिय प्रतिरोध, अहिंसा, असहयोग, जेल भरना, सामाजिक सुधार आदि। उद्योगों की स्थापना, अनेक भारतीय उद्योगों की स्थापना हुई, जैसे प्रफुल्ल चंद्र राय की बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री। इसके अतिरिक्त कपड़ा मिलें, साबुन, माचिस के कारखाने, बीमा कंपनी अस्तित्व में आई। शैक्षणिक प्रगति के तहत हम राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना को देख सकते हैं। बंगाल नेशनल कॉलेज बना, जिसके प्राचार्य अरविंद घोष बने। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ, जिसके तहत जनता को साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी शिक्षा देने की बात की गई। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट खोला गया। साहित्य एवं संस्कृति का विकास, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी स्वदेशी आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। बंगला साहित्य का व्यापक विकास हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्रनाथ राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद आदि के गीत भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। 1906 में टैगोर द्वारा लिखित आमार सुनार बंगला गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। दक्षिणारंजन मित्र मजूमदार ने ठाकुर मार झूली ब्रैकेट में
दादी माँ की कथाएं लिखी जो आज भी बच्चों को आह्लादित करती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, कला के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन ने पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा। जब अवनींद्रनाथ टैगोर ने मुगलों राजपूतों की समृद्ध स्वदेशी पारंपरिक कलाओं एवं अजंता की चित्रकारिता से प्रेरणा लेकर कार्य शुरू किया। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को दी गई, जो भारतीय कला के मर्मज्ञ थे। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय इत्यादि की वैज्ञानिक उपलब्धियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगले पॉइंट के रूप में लिखे, भविष्य के आंदोलनों का बदलता स्वरूप। राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक दायरे का विकास हुआ। कुल मिलाकर स्वदेशी आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की, जिसके तहत अब राष्ट्रीय राजनीति में उदारवाद से उग्रवाद की ओर राष्ट्रीय आंदोलन ने गति पकड़ी और अब नया लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति। तो ये हम सकारात्मक पॉइंट के अंतर्गत रख सकते हैं कि कैसे आप देखिए कि सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, कला, संस्कृत के क्षेत्र में इतना परिवर्तन आया। तो ये स्वदेशी आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव था। यहां भी एक दो प्रश्न मुझे याद आ गए। जैसे एक प्रश्न तो यही बन सकता है कि स्वदेशी आंदोलन ने तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत गहराई से प्रभावित किया। गांधी के जन आंदोलन की पृष्ठभूमि भी तैयार की। समीक्षा करें, यह भी एक अच्छा प्रश्न है। तो गांधी के जन आंदोलन की पृष्ठभूमि, इसको तो खैर गांधी के जन आंदोलन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं प्रश्न बता दिया क्योंकि आजकल क्या है कि कोई भी कमीशन हो, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी, सब में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर उससे स्वदेशी आंदोलन पूछना है तो स्वदेशी आंदोलन की समझ बच्चे में है कि नहीं। इस रूप में ये महत्वपूर्ण। अब थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव को भी आप लिख लें। ये जो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, इसको आप आईएएस मेंस में भी बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरल स्टडी में। ऑप्शनल में भी इससे ज्यादा लिखने की कोई संभावना नहीं। थोड़ी बहुत चीजें अन्य कंपैरेटिव ढंग से और इलेबोरेट कर देते हैं, अन्यथा तो ये काफी अच्छा जो है आपको मैटर मिल जाए। नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक। नंबर एक, सांप्रदायिक राजनीति का उदय। राष्ट्रीय भावनाओं को उभारने एवं जनता की लामबंदी के लिए आंदोलनकारियों द्वारा अपनाए गए धार्मिक प्रतीकों व नारों का प्रयोग और संप्रदायवादियों ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में किया। सरकार और संप्रदायवादियों ने सांप्रदायिकता के को बढ़ावा देने में किया। जैसे आपको समझा तो लेक्चर में सारा दे चुका है, शिवाजी महोत्सव, गणेश उत्सव। शिवाजी को एक नायक के रूप में पेश किया गया औरंगजेब के अगेंस्ट। तो सीधे सीधे यहाँ क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि भाई ये तो एंटी मुस्लिम है। इस चीज को हवा देने लगे अंग्रेजी सरकार के जो नुमाइंदे थे। और
इसी में थोड़ा सा और लिखे, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में किया, फलतः बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं हुए और सांप्रदायिक राजनीति के कारण 1907 में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, बंगाल में दंगे भी हुए। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में लिखिए, नरम पंथियों व गर्म पंथियों के बीच वैचारिक संघर्ष बढ़ा, फलतः 1907 में कांग्रेस का विभाजन। नेक्स्ट, आंदोलन प्रायः शहरी क्षेत्र तक ही सीमित था, आंदोलन प्रायः शहरी क्षेत्र तक ही सीमित था। किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से नहीं उठाया गया, फलतः किसान भी इस आंदोलन से अलग रहे। तो कहने का मतलब यह है कि नकारात्मकता में एक सांप्रदायिकता का बीज है। यद्यपि हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे अलग से आपको, इसको ऐसे समझो बच्चों, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिश सरकार की थी ही। डिवाइड एंड रूल को इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया, संस्थागत रूप दिया। कैसे? पार्लियामेंट सुधार जो 1908 का अधिनियम बना। इसके पहले इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करवाया। बंगाल विभाजन में धार्मिक उद्देश्य को, मुस्लिम हितों की बात की। धार्मिक प्रतीक जो इस्तेमाल किए जाते थे, चाहे वो बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम हो, तिलक का शिवाजी महोत्सव, गणेश उत्सव हो, इन सबको एंटी मुस्लिम दिखाया। तो मुस्लिम जनमानस में ये गया कि स्वदेशी आंदोलन एंटी मुस्लिम, इस तरह से भी इनको हम देख सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखिए तो स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था बच्चों कि जिस तरह से नरम पंथियों की असफलता से गर्म पंथी आए, वैसे ही गर्म पंथियों की असफलता या गर्म पंथियों के प्रति असंतोष से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ। क्रांतिकारी, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आपको अच्छे से लिखवा देंगे। क्रांतिकारी बच्चों, इसके पहले जैसे 2 चरणों में आपने देखा कि कैसे उदारवादियों की प्रार्थना प्रस्ताव प्रतिनिधिमंडल वाली बात थी, गर्मपंथियों की निष्क्रिय प्रतिरोध स्वदेशी स्वराज वाली बात थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उदारवादियों के असफलता कमियों से अनुदारवादी यानी गर्मपंथी आए, गर्मपंथियों की कमी या असफलता से क्रांतिकारी आए। क्रांतिकारी आंदोलन की अगर हम बात करें तो यद्यपि क्रांतिकारी आंदोलन के हम मोटे तौर पर इसके 2 चरण देख सकते हैं। एक हम इसे बंगाल विभाजन और प्रथम विश्व युद्ध तक मान सकते हैं, द्वितीय चरण प्रथम विश्व युद्ध के बाद का चरण है। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे पहले हम इसके कारण को देखेंगे। तो कारण में सबसे पहले अगर आप देखिए तो गर्म पंथियों की असफलता पहला कारण। दूसरा कारण है
आयरलैंड के आंदोलन का प्रभाव चूंकि आयरलैंड में भी बच्चों आंदोलन चल रहा था। आयरलैंड रिपब्लिकन आर्मी जो थी वो भी अपने इंटरेस्ट में काम कर रही थी, ब्रिटिश सरकार से आजाद होने की बात करती थी, तो उसका भी प्रभाव था। तीसरा है रूसी निहिलिज्म। रूसी निहिलिज्म या शून्यवाद। इसको थोड़ा सा, रूसी शून्यवाद कहता है कि विध्वंस करो, निर्माण स्वतः हो जाएगा। निर्माण स्वतः, विध्वंस करो, निर्माण स्वतः। तो इस तरह से ये तीन कारण प्रमुख रूप से क्रांतिकारी आंदोलन के लिए रिस्पांसिबल है। इसके अलावा अगर आप देखें, इसकी हम प्रकृति में जाएं, कारण के बाद हम इसकी प्रकृति में अगले पेज पर देखते हैं। प्रकृति में अगर हम जाएं तो इसमें इसकी प्रकृति में बम पिस्तौल, डकैती, लूट इत्यादि इसके जो है माध्यम के रूप में। इसके अलावा क्या है, बदनाम अधिकारियों की हत्या करके डर पैदा करना, बदनाम अधिकारियों की हत्या करके डर पैदा करना। अनुशीलन समिति, स्वदेश बांधव समिति, जैसे संगठन बनाना, युगांतर, संध्या, काल जैसे समाचार पत्र निकालना, भगवती शरण बोहरा के द्वारा फिलॉसफी ऑफ बम की रचना, फिलॉसफी ऑफ बम की रचना। तब इसके तहत अगर आप देखिए तो इस संदर्भ में आप
बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ को भी ले सकते हैं। आनंद मठ, आनंद मठ, इसी में आपका वंदे मातरम गीत। तो कुल मिला के देखिए तो विचार, संगठन, पत्र पत्रिकाएं, तीनों के माध्यम से आंदोलन संचालित हो रहा है। जो नवयुवक हैं वे इस बात में विश्वास करते हैं कि बल को बल से ही रोका जा सकता है। बदनाम अधिकारियों की हत्या करके अंग्रेजों के अंदर डर पैदा किया जाए। इस संदर्भ में कई घटनाएं घटी, जैसे किंग्सफोर्ड की हत्या, जैक्सन की हत्या, कैसे प्रफुल्ल कुमार चाकी, खुदीराम बोस ने बम फेंका। प्रफुल्ल कुमार चाकी खुदीराम बोस में, खुदीराम बोस तो बहुत कम उम्र के थे, सबसे कम उम्र में फांसी के तख्ते पर लटकने वाले लोग थे ये। तो इसलिए ये लोग ब्रिटिश सरकार के अंदर भय पैदा करना चाहते थे कि कैसे भी करके हम अगर इनको डरा देंगे और ये डर करके फिर यहां से चले जाए। लेकिन ये सारी प्रक्रिया, पद्धति, माध्यम व्यक्तिगत वीरता पर आधारित थी, और व्यक्तिगत वीरता की एक लिमिट है, एक सीमा थी। समाज के कितने प्रतिशत लोग इस ढंग के कार्य करने के लिए तैयार होंगे, कितने प्रतिशत लोग इस ढंग के कार्यों को स्वीकृति देंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यही कारण है कि आप देखिए कि यह आंदोलन जन सामान्य को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया, और ब्रिटिश सरकार ने इस दौरान दमन की कार्रवाई भी शुरू की। इवन रास बिहारी बोस ने तो लॉर्ड हार्डिंग जो गवर्नर जनरल था उसको मरवाने की भी कोशिश की थी, अपने एक नौकर के द्वारा चांदनी चौक पर बम फेंकवाने का भी कार्य किया। तो तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। और इस तरह से आप देखिए कि ये स्वदेशी साहित्य, वीर पुरुषों की जीवनियां पढ़ करके और मातृ प्रेम का गीत, डकैती डालना, लूटना, हथियार प्राप्त करना, देशद्रोहियों और मुखबिरों की भी हत्या करना, बड़े बड़े लोगों को लूट करके धन इकट्ठा करना, ताकि जो है अस्त्र शस्त्र खरीद करके ब्रिटिश सत्ता को हम पराजित कर सकें। तो इस तरह से इनको हम देख सकते हैं कि कैसे जो है क्रांतिकारियों ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इस ढंग से आंदोलन चलाया। अच्छा, यहां एक और बात स्पष्ट कर दूं बच्चों कि ये आंदोलन शुरू जरूर हुआ था, लेकिन बंगाल से, भले इसको हम बंगाल विभाजन से जोड़, लेकिन क्रांतिकारी घटनाओं में महाराष्ट्र का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कारण, पहली जो क्रांतिकारी घटना थी वो चापेकर बंधुओं के द्वारा 1897 में
में 1897 में 1897 में रैंड एवं एयरस्ट की हत्या की हत्या, रैंड एवं एयरस्ट की हत्या। ये पहली घटना है जिसके बारे में कहा जाता है कि तिलक से प्रेरित थे ये, और इसमें चापेकर, बंध में दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने इस घटना को अंजाम दिया था, जो ब्रिटिश भारत की पहली क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। जबकि इस संदर्भ में यह भी माना जाता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों का जो शुभारंभ हुआ था वो 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रमोसी कृषक दल के साथ हुआ था। लेकिन बंगाल विभाजन, इसके बाद जो असंतोष, चरमपंथियों की जो कमियां, उद्देश्य को प्राप्त न करना, इन सब के कारण से जो असंतोष पैदा हुआ, उसमें अगर हम देखें बच्चों तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है घटना विशेष महत्व रखती है जब क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है। इसके बाद अगर आप देखिए तो इसमें बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला शुरू किया। अभिनव भारत में बाद में ये तब्दील हो गया, अभिनव भारत में तब्दील हो गया। और कालांतर में तमाम ऐसी घटनाएं घटी, जैसे अगर आप देखो तो जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या हुई थी। इसमें बीडी सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा कायम किया गया। बाद में इनको आजीवन निर्वासित कर काला पानी की सजा दी गई। जैक्सन की हत्या में अनंत लक्ष्मण कन्हारे की विशेष भूमिका थी। तो इस तरह से महाराष्ट्र में घटना घटी। बंगाल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे तमाम संगठन जैसे अनुशीलन समिति वगैरह, स्वदेश बांधव समिति, अनुशीलन समिति, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, और इस दौरान किंग्स फोर्ट पर बम से हमला किया गया। मुजफ्फरपुर जो बम कांड है, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल कुमार चाकी 1908 में। खुदीराम बोस को तो फांसी दे दी गई और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने स्वयं को गोली मार दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शेयर किया। इसके बाद फिर आप देखिए कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए 1908 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम लाया, समाचार पत्र अधिनियम लाया, राजद्रोहात्मक निवारण अधिनियम 1911 लाया, भारतीय दंड संशोधन अधिनियम 1908 भी पारित किया। फलतः क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भारत के बाहर जाकर अपनी गतिविधियां संचालित करने। दूसरे चरण में अगर आप देखेंगे, जब काकोरी कांड होता है और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आते हैं, चंद्रशेखर आजाद आते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है, चटगांव में मास्टर सूर्य सेन ने रिपब्लिकन आर्मी बनाई। उनके साथ अगर आप देखिए तो कल्पना दत्ता, प्रीतलता वाडेकर जैसी महिलाएं
सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से जाने जाते थे, 1933 में गिरफ्तार किया गया और 34 में इनको फांसी दे दी गई। 1931 में अगर आप देखिए तो शांति घोष और सुनीता चौधरी ने त्रिपुरा के जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बीना दास ने भी दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली मार दी। तो इस तरह से बंगाल में प्रथम और द्वितीय दोनों चरणों में बहुत सारी घटनाएं हुई। कैसे लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई। तो इस तरह से इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें पंजाब में तो सरदार अजीत सिंह, जो भगत सिंह के चाचा, सूफी अम्बा प्रसाद, इन लोगों ने मिलकर के खजाना लूटना, डकैती डालना, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। बाद में अजीत सिंह अफगानिस्तान होते हुए यूरोप चले गए। भारत नौजवान सभा की स्थापना जब 1926 में भगत सिंह ने किया, उसके बाद से क्रांतिकारी गतिविधियां पंजाब में भी काफी सक्रिय हुई। भगत सिंह, सुखदेव वगैरह ने मिलकर के लाहौर छात्र संघ का गठन किया। और जब सचिंद्र सान्याल ने पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया 1926 के आसपास, बाद में इसको चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और सुखदेव ने केंद्रीय धारा सभा में बम भी फेंका। यहां बम फेंकने में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे। तीनों का एक गुट था, लेकिन बम फेंकते समय बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दो ही थे। बाद में लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मार्च 1931 में इन्हें तीनों को फांसी दे दी गई। इस तरह से अगर आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र के अलावा बंगाल में, पंजाब में आंदोलन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांतिकारी आंदोलन, इसमें इससे ज्यादा की संभावना नहीं है। और इसमें आता है तो आप दोनों चरणों को आप दिखाएं। पहले चरण में जो लोग हैं उसको तीनों क्षेत्रों में दिखा देंगे, महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल के संदर्भ में। द्वितीय चरण में आप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लहड़ी का काकोरी कांड 1925 का, नौजवान सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और मास्टरदा वाला मैंने आपके साथ शेयर ही कर। बच्चों, यहां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रसार है वो भारत के बाहर भी। और इस संदर्भ में अगर आप देखें तो जैसे सिर्फ यही नहीं कि भारत में ही क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, भारत के बाहर भी अगर आप देखिए, जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला,
इंडिया हाउस से ही जुड़ा एक मदन लाल ढीगरा ने करजन वायली की हत्या की। इसी तरह से भीकाजी कामा, जिन्हें हम क्रांतिकारियों की माता कहते हैं, पेरिस में आंदोलन को संचालित किया। सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल जैसे लोगों ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोर्ट की स्थापना की, जिसके तहत गदर आंदोलन चला। लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय बनाया। गदर नामक एक अखबार भी निकला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों ने भारत एवं भारत के बाहर सशस्त्र विद्रोह कर सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की। इस दौरान अगर आप देखें तो काबुल में भारत की एक अस्थायी सरकार भी बनाई गई, जिसमें 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रपति बने और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। जर्मनी से सहायता मिली, ये लोग लेनिन से भी मिले, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिली, इसलिए आंदोलन को ठेस लगी, कमजोर। बच्चों, क्रांतिकारी आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन को समाप्त भी होना था, क्योंकि भगत सिंह कितने पैदा, भगत सिंह यूं ही नहीं पैदा होते किसी के घर, बड़ा सौभाग्य होता है। चंद्रशेखर आजाद यूं ही नहीं पैदा होते, बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसी तरह से जो हमारे ये वीर पुरुष, इनके योगदान को हम कमतर तो नहीं आंकेंगे, लेकिन यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि क्रांतिकारी आंदोलन की एक लिमिट थी। क्रांतिकारी आंदोलन व्यक्तिगत बलिदान पर आधारित था। व्यक्तिगत बलिदान करने वालों की एक लिमिट होती है, एक लिमिट से ज्यादा नहीं बलिदान कर सकते। यद्यपि इनके कार्यों को स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया गया है भारत के इतिहास में, लेकिन इनका सामाजिक आधार व्यापक नहीं था, जनता को ये नहीं जोड़ सके। व्यक्तिगत बलिदान से साम्राज्यवाद से लोहा कब तक लेंगे, यही इन सबकी लिमिटेशन थी। ये आदर्शवादी ज्यादा लगा, व्यवहारिक कम लगा, और हिंसा की प्रधानता थी इनके कार्यक्रम। और आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस शक्ति के खिलाफ ये लड़ रहे थे वो कोई साधारण शक्ति नहीं थी, साम्राज्यिक शक्ति थी। व्यक्तिगत हिंसा से इतनी बड़ी शक्ति से नहीं लड़ा जा सकता था। अच्छा, इस आंदोलन की एक और जो लिमिटेशन थी वो ये कि बच्चों, इसका कोई अपना संगठन नहीं था। अनुशीलन समिति या स्वदेश बांधव समिति या जो छोटे छोटे संगठन, ये कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं थे, कोई अखिल भारतीय संगठन के रूप में जो कांग्रेस है वो इनके प्रति उदासीन थी, यानी इनको कोई संगठनात्मक सहयोग नहीं मिला, आधार नहीं मिला, बेस नहीं मिला। शुरू में अमेरिका क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था, लेकिन जब अमेरिका मित्र राष्ट्रों से मिल गया तो वहां भी क्रांतिकारी गतिविधियां बंद हो गई। तो इस तरह से ये बलिदान दिए,
राष्ट्रीय आंदोलन में एक सक्रियता लाई। इन्होंने अपने जीवन को बलिदान करके एक उदाहरण पेश किया, मातृभूमि के प्रति प्रेम को दिखाया। लेकिन जो उद्देश्य था ब्रिटिश सत्ता को भगाने का, वो पूरा नहीं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे इन क्रांतिकारियों ने जो भारत में, भारत के साथ साथ बाहर भी आंदोलन चलाया, उद्देश्य को तो प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान देकर के इन्होंने भारतीय मां भारती की संतति होने का कार्य अदा किया। इसलिए इन जो है लोगों को अगर हम देखें तो इसमें देख सकते हैं कि कैसे इन क्रांतिकारी वीरों ने अपने व्यक्तिगत बलिदान से लोगों को प्रेरणा दी। राष्ट्रीयता का विकास किया। इवन कुछ लोग तो कहते हैं पार्लियामेंटो सुधार जो था वो क्रांतिकारियों के दबाव के अप्रत्यक्ष परिणाम के रूप में था। ब्रिटिश सरकार भी भारतीयों को कार्यकारी परिषद में एसपी सिन्हा जैसे लोगों को शामिल करके जोड़ने की कोशिश की। कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाना इन्हीं क्रांतिकारी दबावों के परिप्रेक्ष्य में भी समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए तो इनका एक योगदान है स्वतंत्रता आंदोलन में, इनको यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। कैसे इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा। और इस तरह हम देखते हैं कि इन वीर पुरुषों ने जब गांधी आए नहीं हैं, गर्मपंथी नेपथ्य में चले गए हैं, इस बीच एक राजनीतिक शून्यता है, उदारवादी उतने प्रभावशाली नहीं हो रहे हैं क्योंकि जनाधार था नहीं उनका। तो ऐसी रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रीय चेतना को, राष्ट्रीय भावना को, देशभक्ति को, देश प्रेम को, देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए संकल्प को लेकर के इन वीर पुरुषों ने योगदान दिया। इस तरह से इनको आप देख सकते हैं। वैसे मैं जो बोल गया हूं इससे ज्यादा लिखने का भी स्कोप नहीं। तो कुल मिला के चाहे जैसे भी पूछे, कारण पूछे, पद्धति पूछे, परिणाम पूछे, योगदान पूछे, तो आप बता सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण योगदान है, ये पद्धति थी, ये क्षेत्र था। सभी रूपों में कि कारण क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, योगदान क्या है, अवसान कैसे हो गया, लिमिटेशंस क्या है, किसी भी डायमेंशन में पूछे, उदाहरण पूछे, क्षेत्र पूछे, तो ध्यान रखेंगे आप, हर एंगल से आप बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन भी मैं बना दे रहा हूं, क्रांतिकारी आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह कि
इसने उस समय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया जब आंदोलन में चेतना शून्यता की स्थिति आने वाली थी। राष्ट्रवाद की सक्रियता मंद पड़ गई थी। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इनको तैयार करो। वैसे मैं जो बोल दिया हूं उसमें चाहे जैसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप इजिली हैंडल कर लो कि आखिर क्रांतिकारी आंदोलन में ये चीजें। अगर इनका हम मूल्यांकन करें, इवोल्यूशन करें, इवोल्यूएशन करें, अगर हम इवैल्यूएशन इनका करें तो हम देखते हैं कि ये ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया था, परंतु लक्ष्य पूरा नहीं। इसलिए इनकी स्वतंत्रता संघर्ष में जो भूमिका है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है और इनको असफल करार दिया जाता है। लेकिन यह युक्ति संगत नहीं। आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था बच्चों, एक डेस्टिनेशन को लिए हुए था। इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता चलना था। और उस लंबे रास्ते में सबने अपना अपना योगदान दिया। उन्हीं योगदानों में से एक योगदान इनका। अगर नरमपंथियों का योगदान फाउंडेशन में है, गर्मपंथियों का योगदान विरोध प्रतिरोध में है, तो क्रांतिकारियों का योगदान भी राष्ट्रीयता के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला है। तो अगर ऐसे आप करेंगे तो गांधीवादी आंदोलन को भी आपको असफल मानना पड़ेगा, क्योंकि 1920 में स्वराज नहीं मिला। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पूरा नहीं हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत नहीं छोड़े अंग्रेज, तो क्या गांधीवादी आंदोलन असफल हो गया? नहीं। आंदोलन एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए लोगों की भागीदारी है। भागीदारी की अलग अलग प्रकृति है, उस प्रकृति की एक तीव्रता है, उस तीव्रता का परिणाम है। उस परिणाम से योगदान को देखो तो उनकी भूमिका समझ में। तो कुल मिला के देखिए तो इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, राष्ट्रीय भक्ति को बढ़ावा दिया। इनके योगदान को हम इस रूप में भी देख सकते हैं बच्चों की, जो लोग व्यक्तिगत बलिदान नहीं दे सकते, लोगों को मार नहीं सकते, मर नहीं सकते, लेकिन राष्ट्र प्रेम तो जागृत है। इस राष्ट्र प्रेम के लिए हिंसात्मक ना सही अहिंसात्मक तरीके से हम योगदान देंगे तो प्रेरणा तो वो देंगे ना। आज हम भगत सिंह को एक हीरो मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को हीरो मानते हैं, अशफाक उल्लाह को हीरो मानते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को हीरो मानते हैं। हम उनको नमन करते हैं, याद करते हैं, सिर झुकाते हैं उनके लिए। क्या मतलब, इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है? तो कभी कभी तात्कालिक रूप से योगदान परिणाम को ना प्राप्त कर सके, इससे ये मतलब नहीं होता कि इस आंदोलन का कोई योगदान ही नहीं। इनके योगदान को हम इस संदर्भ में भी देख सकते हैं कि इन्होंने साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष किया, हिंसात्मक संघर्ष किया, त्याग बलिदान की अनूठी मिसाल पेश की, लोगों को बताया कि राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्रहित के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप अगर देश को आजादी दिलाना चाहते हो तो आओ। हो सकता है कि इन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के हीरो
से प्रेरणा लेकर लोग आजादी के लिए अहिंसक रूप में लड़े कि मैं ऐसे नहीं लड़ सकता लेकिन राष्ट्र के लिए लड़ सकता हूं, तो अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रेरित किया। इसलिए अगर हम ये देखें कि लास्टली क्या हुआ, तो ये उनके योगदान को कमतर करना न्याय संगत नहीं। इसलिए इन बातों को समझो। अब फिर से हम थोड़ा कांग्रेस पर लौटते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे कांग्रेस विभाजित हो गई, यानी यहां से भी बाय द वे यूपीएससी आपसे, सॉरी बीपीएससी प्रश्न पूछ ले कि सूरत विभाजन, सूरत विभाजन 1907, सूरत विभाजन 1907। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्वदेशी आंदोलन के दौरान बताया बच्चों कि कैसे नरमपंथी गरमपंथी के बीच वैचारिक मतभेद, विरोध, अंतर, ये सारी चीजें लास्टली अगर आप देखिए तो राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया। लेकिन इस मुद्दे को अगर हम देखें कि आखिर सूरत का विभाजन क्यों, सूरत में कांग्रेस का विभाजन क्यों, हमने बंग भंग विरोधी आंदोलन साथ लड़ा, लेकिन विरोध बना रहा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ शेयर किया कि 1905 में जब कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, तो बहिष्कार के मुद्दे को लेकर विवाद पैदा हुआ कि बहिष्कार को उदारवादी कहते थे सिर्फ बंगाल तक सीमित रखो, गरमपंथी कहते थे नहीं कि बंगाल के बाहर भी। तो इस तरह से विरोध बढ़ता गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो चूंकि जस्ट आंदोलन शुरू हुआ था तो इसलिए कांग्रेस की सदस्यता, कांग्रेस का इतना नहीं वो था, बट मेरा मानना है कि (1906) में जब कलकत्ता का अधिवेशन, तो उदारवादियों की चालाकी देखी बच्चों। उदारवादियों ने कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया, यानी दादा भाई नौरोजी को, जिसको उदारवादी और अनुदारवादी यानी नरमपंथी और गरमपंथी दोनों पसंद करते थे। चालाकी देखी, क्योंकि 1906 से ही गरमपंथी कांग्रेस पर अपना कब्जा चाहते थे, लेकिन उदारवादियों ने सातिर बुद्धि का परिचय दिया और दादा भाई नौरोजी, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता, भारत का पितामह कहा जाता है, उनको अध्यक्ष बनाया। दादा भाई के अध्यक्ष बनते ये मतभेद शांत हो गए और इस अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वावलंबन से संबंधित 4 बृहद प्रस्ताव पारित किए। कांग्रेस ने पहली बार, अगर आप देखिए तो, स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया।
इस तरह से यह अधिवेशन हो गया जो 1906 में शुरू। 1907 का अधिवेशन जो है, पहले तो ये पूना में होने वाला था, जो गर्मपंथियों का गढ़ था। ये तिलक जैसे लोग, इसलिए नरमपंथियों ने इसका स्थान बदलकर सूरत कर दिया। गर्मपंथियों ने निर्णय लिया कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। जब इनको अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया तो नरमपंथियों ने इसका विरोध कर रास बिहारी घोष को उम्मीदवार बनाया। सूरत अधिवेशन में उपरोक्त चारों प्रस्ताव जो कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के समय पारित किया गया था, फिरोज शाह मेहता जैसे उदारपंथी नेताओं ने इसको कार्यसूची से बाहर कर दिया, जबकि गर्मपंथियों ने इस प्रस्ताव को कायम रखने पर बल दिया। और रास बिहारी घोष का विरोध भी किया। कहा जाता है, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करना चाहूंगा बच्चों, कि ये हुआ कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बन गए, मामला शांत हो गया, अधिवेशन शुरू हुआ। स्टेज पर तिलक भाषण देने खड़े हुए। जब खड़े हुए तो किसी ने जूता फेंक दिया, यानी जूता फेंकने का इतिहास यहीं से शुरू हो रहा है। फिर तो उसके बाद कहा जाता है कि लत्तम घुस्सम वाली हाल हो गई, कुर्सी फेंकना, जूता चप्पल फेंकना, एक दूसरे के मार पिट्टी करना, ये सारी चीजें हो। अंततः अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया। बाद में इस अधिवेशन को मद्रास ले जाया गया और वहां भी रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बने और अधिवेशन को संपन्न किया गया। लेकिन कांग्रेस टूट गई। गर्मपंथियों को नरमपंथियों ने कांग्रेस से बाहर कर, क्योंकि नरमपंथियों का कांग्रेस पर नियंत्रण था, उनके ही नेताओं के द्वारा कांग्रेस का गठन किया गया था। पिछले 20 साल से उनका इस पर कंट्रोल था। उनके हिसाब से इनके अधिवेशनों की जगह, समय, अध्यक्ष, ये सारी चीजें निर्धारित की जाती थी। तो नरमपंथियों की पकड़ थी, ये अपने हिसाब से अध्यक्ष चुनते थे, अपने हिसाब से स्थान चुनते थे, अपने हिसाब से मुद्दे चुनते थे। लेकिन इनकी असफलता ने गर्मपंथियों को जब जन्म दिया और गर्मपंथियों ने बंगाल विभाजन के बाद जब इसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश किया तो नरमपंथी अगेंस्ट हो। अब इसका परिणाम क्या निकला कि कांग्रेस टूट गई। उदारवादियों ने कांग्रेस के संगठन पर कब्जा कर लिया, तिलक एवं उनके सहयोगियों को निष्कासित कर दिया। स्वदेशी आंदोलन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आंदोलन की ऊर्जा बिखर गई क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण नेताओं में थे। भारतीय राजनीति में शून्यता की स्थिति आ गई। कारण, उदारवादियों का कोई जनाधार नहीं था, क्योंकि इनका तो विश्वास ही था, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं कि जनता अज्ञानी है, परंपरा रूढ़िवाद से बंधी हुई है।
इसके टूटने से अंग्रेजों को लड़ाकू राष्ट्रवादियों का दमन करने में सहूलियत मिली। नरमपंथी राजनीति से लोगों का मोह भंग हुआ और अंग्रेजों ने अब उन्हें भी महत्व देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका कोई जनाधार नहीं था। तो इस तरह से ये सूरत विभाजन का कारण और परिणाम देख सकते। बाय द वे आपसे पूछ ले कि कांग्रेस में क्यों टूटन हुई, इसका क्या रिजल्ट निकला, परिणाम क्या हुआ, किसको आप देख सकते। इसको आप क्रांतिकारी आंदोलन के प्रसार से भी जोड़कर देख सकते कि चूंकि राजनीतिक शून्यता आई तो क्रांतिकारियों ने इसको भरने की कोशिश की। अब इसमें हुआ क्या बच्चों की, जैसे अगर आप देखो तो बड़े बड़े जो नेता थे, ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं कि बता चुका हूं सुबह वाली क्लास में कि अरविंद घोष दार्शनिक बन गए, पांडिचेरी चले गए, पांडिचेरी में आरीबेलू में आश्रम बना कर वो दार्शनिक। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह विदेश चले गए। तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उनको जेल भेज दिया गया, 6 साल की कैद हो गई, मांडले जेल भेज दिया। वहीं तिलक ने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी जिसे आधुनिक भारत की बाइबिल कहा जाता है। बच्चों, तिलक एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, एक गणितज्ञ थे। धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। मराठा और केसरी नामक पत्र निकाला। इन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा जाता, लोकमान्य कहा जाता है। केसरी और मराठा जैसे पत्र निकाला। केसरी और मराठा नामक पत्र निकाले, तमाम तरह की बातें लिखी। ये पहले व्यक्ति हैं जो 1882 में अपने पत्र में लिखने के कारण जेल गए। ये वही समय है जब अब कांग्रेस का गठन होने वाला है। भारतीयों में, स्पेशली हिंदू जनमानस में कैसे जागृति लाई जाए, हिंदू जनमानस को एकजुट किया जाए, इसके लिए वो काम करते हैं। अब आप देखिए कि कैसे जो है गणेश उत्सव, शिवाजी महोत्सव मनाते हैं। पहली बार 97 में महाराष्ट्र में, 1897 में पहली बार इन्होंने महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। यानी गांधी ने 1920 में जिन मुद्दों को इस्तेमाल किया या बाद के आंदोलनों में, तिलक ने उन मुद्दों को बहुत पहले ही बता दिया। महत्व देखिए इनका। बाद में आप देखिए स्वदेशी आंदोलन को, बंग भंग विरोधी आंदोलन को उन्होंने 4
जो प्रस्ताव है उनमें 3 प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा दिए गए। स्वदेशी आंदोलन को महाराष्ट्र में नेतृत्व प्रदान किए। पहली राजनीतिक हड़ताल सबसे बड़ी जो उनकी गिरफ्तारी पर हुई थी, मजदूरों ने की थी। बहुत बड़ी, बंबई में कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल की थी। इससे इनकी लोकप्रियता को आप देख सकते हो। वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जन्मदाता कहा। इनके ऊपर राजद्रोहात्मक गतिविधियां लगाई गई और इनको मांडले जेल भेज दिया गया, जहां ये 6 साल जेल में थे। इस दौरान अगर आप देखिए तो इन्होंने जेल में रह करके गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में कर्मयोगी की बातें की। सजा पूरी हुई तो आए बाहर। बाहर आने के बाद चूंकि ज्यादातर जो उदारवादी नेता थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कांग्रेस भी कमजोर हो चुकी थी। यद्यप किसके अधिवेशन होते रहते थे टाइम टू टाइम, लेकिन तिलक को अब लगने लगा कि नहीं, हमें फिर से राजनीति में सक्रिय होना चाहिए और इसके लिए संगठन से जुड़ना जरूरी है। चूंकि 1915 में ये कांग्रेस से जुड़ गए, इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था जो 1914 से ही शुरू हो चुका था। तो ये और एनी बेसेंट मिलकर के होम रूल आंदोलन को शुरू। ये होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था, जिसका उद्देश्य होम रूल यानी स्वशासन प्राप्त करना था। इसके हम उदय की परिस्थितियां, उदय, उद्देश्य, प्रसार, सामाजिक आधार, कार्यक्रम, सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया, इसका महत्व, इसकी सीमाओं को देखें बच्चों। तो सबसे पहले हम इसके उदय की परिस्थितियों को देखें। वस्तुतः इसके उदय की परिस्थिति तो 1905 से 1914 के बीच ही बनने लगी थी। 1907 में जब सूरत विभाजन हुआ, गर्मपंथी नेता बाहर निकाले गए, 6 वर्ष की सजा हुई इनको। इधर नरमपंथी जो खेमा था वह प्रासंगिक सा हो गया। मार्ले मिंटो सुधार से उनका और मोह भंग हो गया, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का जो अधिकार दिया बच्चों, इसने राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू और मुसलमान के बीच ना पाटने वाली खाई को जन्म। जो कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो महंगाई बढ़ी, इससे कमजोर वर्ग के लोगों की परेशानी बढ़ी, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ी, इससे महंगाई बढ़ी, जन संतोष में वृद्धि हो रही। वैसे ब्रिटिश सरकार की नीतियां आप जानते हैं, भारत तो हमारे लिए बस दोहन का क्षेत्र है, शोषण का क्षेत्र है। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध एक अपॉर्चुनिटी भी था भारत के लिए, कारण कि यूरोप युद्ध में शामिल था तो वहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन इसका लाभ सिर्फ बुर्जुआ वर्ग को ही मिला।
ऐसी स्थिति में जब तिलक आते हैं तो एनी बेसेंट के साथ मिलकर राजनीतिक शून्यता की भरपाई करने की कोशिश करते हैं। जेल से छूटकर जब आते हैं तिलक तो इनका उद्देश्य ये था कि कांग्रेस को एकजुट रखें, कांग्रेस में प्रवेश करें, उसको जुझारू पार्टी बनाएं। एनी बेसेंट भी ऐसा ही चाहती थी। यद्यपि फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले तिलक की वापसी के सख्त विरोधी थे, इसलिए 1914 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ उसमें तिलक को और राष्ट्रवादियों के लिए दरवाजा नहीं खोला। लेकिन 1915 में इन दोनों नेताओं की मृत्यु हो और इसके पश्चात ही कांग्रेस के द्वार इनके लिए खुल गए। एनी बेसेंट और तिलक ने इस बात पर जोर दिया कि स्वराज के लिए आंदोलन का वक्त अब आ गया है, लेकिन कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी। तो तिलक ने स्वयं ही शुरू कर 28 अप्रैल 1916 को होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई तिलक के द्वारा, जबकि सितंबर 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई। तिलक की जो लीग थी वो सीमित क्षेत्रों में थी, जबकि यानी कर्नाटक, मद्रास, बंबई के लिमिटेड एरिया में एनी बेसेंट की जो लीग थी पूरे भारत में थी। इस तरह से दोनों मिलकर के होम रूल आंदोलन को शुरू कर। इनके उद्देश्य को अगर आप देखें बच्चों, तो उद्देश्य में पहला जो उद्देश्य था शांतिपूर्ण तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज के साथ जोड़कर प्राप्त करना अपने लीग का उद्देश्य बताया। साथ ही तिलक ने जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाया और इसे अपना उद्देश्य भी घोषित किया। लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना, राजनीतिक बहस छेड़ने के लिए तैयार करना। एनी बेसेंट के अनुसार अगर आप देखें तो स्वशासन के तहत परिषद, जिला, नगर पालिका, प्रांतीय स्तर पर पूर्ण स्थानीय सरकार का निर्माण करना, भारतीय राजनीति को उग्र धारा की ओर जाने से रोकना, ये उद्देश्य था। ये 5 उद्देश्य थे। प्रसार की बात अगर करें बच्चों, तो तिलक द्वारा जो स्थापित लीग थी भौगोलिक स्वरूप उसका क्षेत्रीय था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार जैसे क्षेत्रों में इसकी 6 शाखाएं थी, जबकि एनी बेसेंट का अखिल भारतीय स्वरूप था। और एनी बेसेंट की जो लीग थी बच्चों, इसके साथ मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रे, सुब्रमण्यम अय्यर जैसे लोग, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग भी इससे जुड़े थे। और यही नहीं, इसकी स्थापना भारत के बाहर भी की। जैसे लंदन में होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसके सचिव ग्राहम डी पाल थे। अमेरिका में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई। देश के बाहर भी ये काम, यानी ये
जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक आधार की बात करें, अगर हम लीग के सामाजिक आधार की बात करें तो इसमें पेशेवर मध्यम वर्ग प्रमुख रूप से था, जो एक सक्रिय समूह था, और ये एक तरह से बौद्धिक प्रचार आंदोलन भी था। बंबई में से व्यापारियों और मजदूरों का सहयोग मिला, मुसलमानों की भी इसमें हिस्सेदारी थी। जिन्ना, हसन इमाम, फजरुल हक जैसे नेता इसमें भागीदारी दी। स्त्रियों ने भी इसमें भागीदारी निभाई। इस तरह से सामाजिक आधार भी इसका ठीक था। प्रोग्राम की बात करें बच्चों, तो लीग का एकमात्र लक्ष्य स्वशासन था। इसके लिए व्यापक प्रचार एवं संगठित प्रयास किया गया, एक सूत्री कार्यक्रम बनाया गया, जन जागृति लाई गई, पुस्तक वितरण किए गए, वाद विवाद, भाषण, समाज सेवा, जनसभाएं, ये कार्य किए। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया जैसे पत्र निकाला और उन्होंने कहा कि मैं भारत में वैतालिक का मतलब होता है कि प्राचीन जो काल है उसका स्तुति पाठ करना, जो प्रातःकालीन स्तुति कर राजाओं को नींद से जगाने के लिए किया जाता था, वो कार्य करने की बात करते हैं एनी बेसेंट। सोने वाले लोगों को जगा रही हूं ताकि वे उठें तथा अपनी मातृभूमि के लिए कार्य करें। ये एनी बेसेंट कर रही हैं न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ के माध्यम से। तिलक भी मराठा और केसरी के माध्यम से काम, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, व्यापक जन समुदाय को प्रभावित कर रहे हैं। साप्ताहिक हाट, व्यापार, सभा स्थल, धर्मस्थल, जहां लोग कोई सार्वजनिक कार्य के लिए इकट्ठा होते हैं, कहीं कोई ऐसा आयोजन, तो वहां ये लोग पहुंच करके इन कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, लोगों को अपने से जोड़ रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई भी आंदोलन शुरू होता था तो सरकार भी एक्टिव जोन में आ जाती थी। सरकार ने भी इस आंदोलन के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। तिलक के भाषण को राजद्रोह बताया। तिलक और बिपिन चंद्र पाल को दिल्ली एवं पंजाब प्रवेश पर रोक लगा दी। मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट और उनके दो सहयोगी जॉर्ज अरुंडेल एवं बीपी वाडिया को नजरबंद कर दिया। छात्रों को भी सभाओं में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी। बाद में मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना है। जब मॉन्टेग्यू ने स्वशासन की स्थापना की बात कर दी तो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन वापस ले ले, क्योंकि अब तो सरकार ही स्वशासन देने की बात करे, होम रूल देने की बात खुद ही कर रही है। उन्नीस 1918 में तिलक, वैलेंटाइन चिरोल, जिन्होंने इंडियन अनरेस्ट लिखे, पर मानहानि के मुकदमे के संदर्भ में इंग्लैंड चले गए, क्योंकि इस पुस्तक में वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था। उसके जाने के फलस्वरूप आंदोलन भी जो है नेतृत्वहीन। लेकिन अगर इसके हम महत्व को देखें बच्चों, तो होम रूल आंदोलन ने भावी राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला तैयार की, जुझारू योद्धा पैदा। गांधी के नेतृत्व में यही जुझारू आंदोलनकारी आजादी की मशाल लेकर आगे बढ़े। इस आंदोलन ने जनमुखी राजनीति की शुरुआत की। नेताओं ने बाजारों हाटों में जाकर सरकारी दमन का पर्दाफाश किया
राजनीतिक शून्यता के दौर में इस आंदोलन ने राजनीतिक जागृति फैलाई, कांग्रेस को ऊर्जावान बना, 1916 में लखनऊ पैक्ट की आधारशिला रखी, देश में जागृति का एक नया दौर आया। नेहरू ने भी लिखा कि वायुमंडल में बिजली सी दौड़ गई और हम जैसे अधिकांश नवयुवकों के दिल धड़कने लगे। निकट भविष्य में हम बड़ी बड़ी बातें होने की उम्मीद करने लगे। आंदोलन ने आगामी गांधीवादी आंदोलनों के लिए राजनीतिक व सामाजिक पृष्ठभूमि का निर्माण भी कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज थी। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो जैसे स्वदेशी आंदोलन में जो प्रयुक्त तकनीक थी, बहिष्कार, सत्याग्रह को स्थान नहीं दिया गया, अर्थात सत्ता से सीधे संघर्ष का रास्ता अख्तियार नहीं किया गया। इस दृष्टि से यह राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति के क्रम में कुछ हद तक पीछे लौटने की बात थी। स्वदेशी आंदोलन में जो बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज की बात थी वो चली, और इनका जो प्रचारात्मक कार्यक्रम था वो भी 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों के दौरान जो नरमपंथियों की तकनीक थी उससे ज्यादा भिन्न नहीं था। तो कहने का मतलब ये है बच्चों की जो होम रूल आंदोलन था, इस आंदोलन में क्रांतिकारियों की घटती तीव्रता, कांग्रेस का कमजोर होना, उदारवादियों का प्रभाव कम होना, गर्मपंथियों का बाहर हो जाना कांग्रेस से, तो जो एक राजनीतिक वैक्यूम, शून्यता पैदा हुई, उसको भरने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। इस रूप में इसको हम देख सकते हैं। जितना हम बोल गए इसलिए स्लोली बोले कि अगर प्रश्न आता है तो इसमें आप अच्छे से इसको लिख लो। कुछ चीजों को मैं लिखा देता हूं, कुछ चीजों को बोर्ड पर लिख देता हूं, कुछ चीजों को ओरल भी बोल देता हूं। तीनों माध्यम से चीजें आपको समझ में आ जाए। तो आज यहीं तक करते हैं हम लोग। कल हम लोग गांधी युग में प्रवेश करें, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की जो भूमिका है उसको देखें। कल मिलते हैं।